नमस्कार, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ की बात स्नेह के साथ और बकबक में। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आरजीकर अस्पताल विक्टिम के पेरेंट को हत्या की जगह आत्महत्या बताती है और फिर बिना एफआईआर हुए वहां अस्पताल प्रशासन खुद उस लड़की का पोस्टमार्टम कर देती है। बिना एफआईआर हुए पोस्टमार्टम कर देना और सुसाइड का नाम देना अपने आप में इस अस्पताल में गहरी साजिश की बू उसी वक्त ले आया था कि कुछ तो राज है कि जिस डॉक्टर की बॉडी को एक बारगी से जिसने भी देखा उसने साफ कहा ये आत्महत्या नहीं हत्या है। अब ये बताइए, ये कॉमन सी बात है ना कि कोई मौत से पहले यानी आत्महत्या से पहले चश्मा तोड़कर अपनी आंख को क्यों घायल करेगा, खुद को क्यों चोट पहुंचाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। वैसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला सीबीआई तक पहुंच चुकी है। कोर्ट में कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगी है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 24 घंटे के अंदर आरोपी संजय राय को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, मामला सीबीआई को भी सौंप दिया जाता है, पर इसके बावजूद भी आरजीकर अस्पताल के जो स्टाफ, डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट है प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री कुछ अलग है, इसका मामला ही कुछ और है, जहां हत्या को आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जो आरजीकर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, इसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे पिछले कई सालों से कई मौतें हुई है और उस मौतों का नाम अब तक सुसाइड दिया गया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर मौत की वजह किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। इस मेडिकल कॉलेज में यह पहला मामला नहीं है जहां हत्या को आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई है, बल्कि यहाँ कई सालों से कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जहां मौत का तांडव होता आ रहा है और इस मौत के तांडव को सुसाइड का नाम देकर फाइल बंद कर दिया जाता है। इन सभी जानकारियों को मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी और साथ में जितने भी लिंक है, अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है इसके प्रूफ के लिए मैं नीचे वीडियो के नीचे लिंक भी दूंगी कि कहां से रिसर्च करके ये तथ्य जुटाए गए हैं। इस डिटेल में आरोपी का इतिहास के साथ साथ ये भी मैं आपको डिटेल दे रही हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही हूँ, कोर्ट का पिटीशन भी भेज रही हूँ, कोर्ट ने क्या फटकार लगाई ये भी मैं इस वीडियो के लिंक के नीचे भेजूंगी। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ पूरा इंसिडेंट और इस इंसिडेंट के मुख्य आरोपी संजय राय का काले डरावने का असली सच। आखिर में ये संजय राय है कौन? जो पूरी कहानी जो है जो संजय राय के इर्द गिर्द घूम रही है, ये संजय राय है कौन और आखिर इसको ऐसी क्या पावर मिली है जो इसके वजह से ये अस्पताल प्रशासन में बिना रोक टोक का किसी भी वक्त आ जा सकता था। हम इस सब के बारे में, इस सारे तथ्य को हमने जुटाया है और आपके सामने लाए हैं। कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कि कहीं धुआं है तो आग तो लगी ही लगी होगी। आखिर आरोपी संजय राय के पीछे किसका हाथ है जिसने लड़की का रेप भी कर देता है, उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी थी और आराम से वही पूरी पुलिस के जो बैरक में जाकर, अस्पताल में पुलिस बैरक होता है वहां पे जाकर सो भी जाता है और उसको बचाने के लिए शुरुआती दौर पर अस्पताल प्रशासन सुसाइड का नाम भी देने लगती है। तो आइए हम बताते हैं असली कहानी क्या है और ये जो संजय राय है इसका इतिहास पे एक नजर डालते हैं। तो सुनिए 2016 की बात है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में कुक काम करता था। वो कुक काम करते करते अचानक गायब हो जाता है। वो कुक कोई और नहीं, यही संजय राय था। अब कुक तो आते जाते रहते हैं, खाना बनाने वाले आते जाते रहते हैं, इसलिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस और पर ध्यान नहीं दिया, उसे ढूंढा भी नहीं और दूसरा खाना बनाने वाला कुक रख लिया। अब ये जो पूरी घटना हुई है, ये पूरी घटना इसी की जड़ है। अब इसके परिवार की बात करते हैं, इसके परिवार में कौन कौन है। तो देखिए इसके परिवार में इसकी माँ, इसकी बहन और इसकी बीवी है। ये बीवी को बहुत बेरहमी से मारता पीटता था, इसका इतिहास ही ऐसा रहा है। ये औरतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। बीवी तंग आ गई, तंग आके डाइवोर्स ले ली और जो अपने मायके चली गई।
संजय राय ने कुक की नौकरी छोड़कर 3 साल तक कहां गायब रहता है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या था, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन 2019 में 2019 में वेस्ट बंगाल के सिविक वॉलंटियर में ये भर्ती हो जाता है। कैसे हो जाता है ये नहीं पता, लेकिन सिविक वॉलंटियर जो होता है वो पुलिस का जो है अलग अलग काम करने में मदद करती है, क्योंकि वहां पुलिस की कमी थी। तो पुलिस की हेल्पिंग हैंड के लिए ये सिविक वॉलंटियर होते हैं जो कि हेल्प करती है, लेकिन ये पुलिस नहीं होती, एक हेल्पर होते हैं। ठीक है, पर ये जनाब संजय राय अब दुनिया के सामने अपने आप को वॉलंटियर तो था, लेकिन अपने आप को एज ए पुलिस बताने लगा। यहां तक कि अपने बाइक में गैर कानूनी ढंग से पुलिस लिख देता था और वो बाइक को चलाता था पूरे वेस्ट बंगाल कलकत्ता की सड़कों पे। आम लोगों की जानकारी नहीं थी, लगभग होती ही नहीं है, कि सिविक वॉलंटियर और पुलिस में क्या फर्क होता है। संजय राय बड़ा ही जुगाड़ू आदमी था। किसी तरह ये अपना ट्रांसफर सिविक वॉलंटियर फोर्स फॉर वेलफेयर सेल ज्वाइन कर लिया। इस सेल में अस्पताल प्रशासन आता था। तो यह आदमी क्या करता था, जुगाड़ लगाकर किसी मरीज की बेड दिला देता था, उसको दवा का इंतजाम कर देता था, जिसके बदले में इसको अच्छी खासी ये मरीज को बेड दिला देता था जुगाड़ लगा के, जिससे इसकी ऑटो इनकम काफी अच्छी हो जाती थी, काफी पैसे कमाने लग गया था। तो अब ये ऊपरी कमाई के लिए रोजाना सरकारी अस्पताल के पास आने जाने लगा, जितने भी अस्पताल थे वहां के। अब हुआ क्या कि आरजीकर अस्पताल में भी इसका रोजाना आना जाना होने लगा, क्योंकि पुराना स्टाफ भी था और लोग इसको जानते भी थे। अब तो सिविक फोर्स में भी आ गया था, इसलिए अब इसका रोक टोक ना के बराबर था। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी करके रखी हुई थी। इसकी वजह से संजय राय को क्या होता है, इमरजेंसी गेट में सिक्योरिटी हेड का पोस्ट मिल जाता है। अब ये इसको बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाता है, इमरजेंसी वार्ड में आप सिक्योरिटी के हेड पोस्ट में हो। संजय राय यहां से पैसा तो उठाता था, पर अस्पताल में बेड दिलाने के ब्रोकर का काम से भी उसको काफी गाड़ी कमाई होने लग गई थी। अच्छा, इसकी एक चीज और है, इसका टीएमसी के छात्र परिसर में, जो वहां पे कॉलेज का मेडिकल कॉलेज में जो टीएमसी छात्र परिसर के लीडर से भी इसकी अच्छी जान पहचान थी। देखिए, इसकी जान पहचान और पकड़ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी कि इसकी वजह से कोलकाता पुलिस के 6 जवान का भी ट्रांसफर हुआ था। इसमें भी एक लोचा है, जिसके संजय राय का कंप्लेन भी हुआ था कि ये जो पुलिस का ट्रांसफर हुआ है वो इसकी वजह से हुआ था। और ये जो सोर्स है ये मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से दे रही हूँ, और इवन ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी कि पुलिस का कोलकाता पुलिस में जो ट्रांसफर हुआ है और 6 पुलिस का जवानों का ट्रांसफर हुआ, उसमें संजय राय का नाम भी आया था, लेकिन खैर कंप्लेन हुआ और उसको कोई भी बाल बाका कुछ ना कर सका। अब देखिए सिलसिला कैसे जुड़ता है। ठीक है, 2020 में संजय राय को अस्पताल में रहने को पुलिस बैरक भी मिल जाता है। पुलिस बैरक में अक्सर वो रहते हैं जो पुलिस के कांस्टेबल होते हैं, लेकिन ये तो वॉलंटियर था, लेकिन जुगाड़ करके इसको एक बैरक मिल जाता है। खबरों में अब बात करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का, जिसका ट्रांसफर हुआ होता है नेशनल मेडिकल कॉलेज में। ये पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज में थे। इस कॉलेज में इन पर कई एलिगेशन लगे हुए होते हैं, लेकिन अब इनका ट्रांसफर हो जाता है आरजीकर अस्पताल के आरजीकर अस्पताल में। आरजीकर अस्पताल के जो डिप्टी सुप्रीडेंट होते हैं अख्तर अली ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि संदीप घोष और संजय राय में दोस्ती गहरी हो गई थी, और इसकी वजह से कुछ तो हो रहा था इस मेडिकल कॉलेज में, यानी कुछ इलीगल तो हो रहा था। ठीक है, इस वजह से अस्पताल में संजय राय को कहीं भी आने जाने का कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि अब तो वैसे भी पुराना स्टाफ था, वॉलंटियर भी बन गया था, और अब प्रिंसिपल का भी हाथ उस पर था, क्योंकि प्रिंसिपल से उसकी दोस्ती हो गई थी। ये बिना रोके टोके किसी भी टाइम कहीं भी आरजीकर अस्पताल में आ जा सकता था, जबकि वो वॉलंटियर था और पुराना कुक था। कमाई और रुतबे भी इसकी बढ़ती जा रही थी संजय राय की। ठीक है, अब संजय राय पे अभी हम कंप्लीट नहीं हुई, संजय राय को करती हूँ। संजय राय ने क्या किया, अब दूसरी शादी कर ली। लेकिन इसका तो वायलेंट टाइप का महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करता था। अब क्यों, उसकी बीवी जो होती 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई और उसी के साथ उसके तो मारपीट उसी वक्त करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी खराब हुआ है। उसकी वाइफ ने, उसकी माँ ने कंप्लेन भी कलकत्ता के लालबाग के थाने में कंप्लेन भी दायर किया। उसके बाद पुलिस ने वहां भी उसका कुछ भी बाल बांका ना किया, तंग आके और दूसरी बीवी की माँ ने अपनी बेटी को ले गई, अपने घर ले गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी और बीवी की मौत हो जाती है। रेशमे डेंसेस की वजह क्या होती है अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, संजय राय की क्या होती है, एक औरत से दोस्ती हो जाती है। वो औरत क्या हॉस्पिटल में इलाज कराने आती है अपने बेटे की। अब बेटे का इलाज कराने आती है तो संजय राय तो
थोड़ा गंदा टाइप आदमी था ही। वो क्या करता है कि उस औरत की मदद करता है, उसके बेटे का इलाज करता है, उसको दवा दारू भी देता है, बेटा ठीक हो जाता है। उसको ठीक होने के बाद वो औरत को मैसेज करने लगता है, गंदे गंदे मैसेज करता है, गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। अब वो महिला बड़ी तंग आ जाती है संजय राय से, क्योंकि वो उसको गंदे गंदे मैसेज करता है, अकेले बुलाता है। फाइनली वो औरतें तंग आके उसको कंप्लेन कर देती है। कंप्लेन करने के बाद क्या करता है पुलिस पे कंप्लेन होने के बाद तो संजय राय उस महिला का पीछा करना तो बंद कर दिया, पर उसकी घटिया हरकतों में कोई कमी नहीं आई। जाने उसके पीछे किसको सह मिली हुई थी। अब शय की बात हो रही है तो कुछ गलत तो हो रहा था इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। कईयों की मिली भगत ही इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकती थी, अकेले वो इतना नहीं कर सकता, तो उसको शय तो मिली थी। इतनी हिम्मत इसको इसलिए आई थी किसी लड़की को के साथ रेप कर देना, मार देना, मारने के बाद वो बैरक में जाकर सो भी गया था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कोई हत्या करके आ रहा है। यानी इसको पता था कि इस कॉलेज में घटनाएं घटती रहती है और उसको कुछ नया नाम यानी सुसाइड का नाम दे दिया जाता है और फाइल की लिपापोती कर जाती है। यानी शहती थी उसको पता तो था इस कॉलेज में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है, उसकी मिली भगत थी। मैंने आपको पहले कहा, वो कहते हैं ना धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगा। दरअसल आरजीकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल जो है, जो जिसका नाम आ रहा है संदीप घोष जो आ रहा है, उस पर पहले काफी एलिगेशन लगना शुरू कर दिया था। बात 2023 की है। सभी एलिगेशन के साथ एक मामला ये भी था कि संदीप घोष जो है वो वेस्ट मटेरियल के साथ भी धांधली करता है। वेस्ट मटेरियल वो होता है जैसे कि हॉस्पिटल में कई सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसमें से कुछ जैसे पट्टियां होगी, बैंडेज हो गया, ये सब हो गया, लेकिन वो जो है वो बायो वेस्ट मेडिकल के साथ धांधली करता है। बायो वेस्ट मेडिकल जो होता है वो जैसे यूज सीरीज हो गई, मास्क हो गया, ऑक्सीजन वो हो गया, ग्लव्स हो गया। अब इसका क्या है ना, इसका ना अगर आप रीयूज होता है तो कई बीमारियां हो सकती है, एड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें इसने लाखों की धांधली शुरू कर दी। और आपको ये बता दें इस बायोमेडिकल वेस्ट को देखिए संदीप घोष जो था वो भ्रष्टाचार था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देवल घोष की इंक्वायरी सामने आई है और ये बताया गया कि आरजीकर अस्पताल के जो प्रिंसिपल संदीप घोष है वो कॉन्ट्रैक्टर और उनके बीच में गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है। आरजीकर अस्पताल में हो रहे गैर कानूनी काम के बारे में बंगला चैनल टीवी 9 ने भी स्टिंग किया करके दिखाया है। इसका लिंक भी मैं कोशिश करती नीचे भेजूंगी आपको कि इस अस्पताल में कुछ धांधली हो रही है। अच्छा, ज्यादातर धांधली जो आया है वो आया है बायोमेडिकल वेस्ट का आया। संदीप घोष इतने भ्रष्टाचार कर रहे थे कि अस्पताल का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें भी लाखों की धांधली शुरू हो गई थी। इस बायोमेडिकल वेस्ट का जो है वो बीएमडब्ल्यू एक प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है। एक प्रोसेस होता है जो कि ना, देखिए ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है मैंने आपको पहले बताया, ये ऑक्सीजन ये सीरिंज होता है, यूज सीरिंज होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है, जिसको अगर कोई यूज करेगा दोबारा रीयूज होगा तो इंसान बीमार हो जाएगा या कोई बीमारी ही होगी। लेकिन ये बंदा उसको भी खुले मार्केट में बेच रहा था और लाखों का मुनाफा कमा रहा था। इसमें भी रिसर्च हुआ, पूरा बाकायदा इसमें रिसर्च हुआ कि इस अस्पताल का बायो वेस्ट मटेरियल है इतना कम क्यों आता है, क्योंकि बेच देता था। मैं पूरा आपको डेटा के साथ बताती हूँ कि क्या क्या होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एसआईटी टीम ने की बैठक हुई। ठीक है, ये ना ये सब बेचना इतना स्टार्ट हो गया था लोगों में, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में कुछ गलत काम हो रहा है, किसी भी जगह काम हो रहा है, किसी न किसी को पता होती है, बात तो धीरे धीरे फैलने लगती है, पता चल जाता है, लेकिन खुली जबान से कोई नहीं बोल रहा था। अब क्या हुआ कि एसआईटी की टीम की बैठक होती है। एसआईटी की टीम के बैठने के बाद ये बात सामने आई कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और एनआरएस मेडिकल कॉलेज की जो बेड कैपेसिटी है वो एक सी है, बेड कैपेसिटी एक है, तो बायोमेडिकल टेस्ट में इतना अंतर क्यों आ रहा है? जब बेड की कैपेसिटी एक है तो देखिए जब बेड कैपेसिटी एक है तो फिर बायो वेस्ट में जो डिफरेंसेस आ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट में डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ आंकड़े के साथ। देखिए क्या हुआ, मेडिकल कॉलेज बेड कैपेसिटी दोनों की एक थी। ठीक है, सितंबर 2022 से फरवरी 2023 तक एनआरएस मेडिकल कॉलेज का जो वेस्ट मटेरियल का वॉल्यूम था वो लगभग 1,53,650 किलो आ रहा था। वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बायो वेस्ट मटेरियल का वॉल्यूम जो था वो सिर्फ 49,044 किलो था। देखिए कितना डिफरेंस था, जो कि बहुत बड़ा अंतर था। देखिए एसआईटी की टीम ने ये सब जांच किया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर के मामले में भी बड़ा अंतर पाया गया।
डिजिटल लैब में भी बड़ा घपला पाया गया। आरजीकर अस्पताल की जो डिजिटल स्किल लैब थी उसमें 2,96,36,000 रुपए का खर्च दिखाया गया। और ठीक ऐसे ही डिजिटल लैब डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में भी बनाया गया जिसमें मात्र 61,47,300 रुपए के लगभग खर्च दिखाया गया। और आगे क्या होता है कि कॉलेज के जो सीनियर स्टाफ है अख्तर अली वो तो प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और धांधली का उजागर करना शुरू कर दिए थे। कई जगह कंप्लेन भी करते रहे, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया, उन्होंने एसआईटी टीम को भी रिपोर्ट बनाई और बात सच में सच्चाई दिखने लगी तो अब क्या प्रिंसिपल के लिए खतरा बढ़ने लगा। कोलकाता पुलिस ने 2023 को संदीप घोष के ऊपर भ्रष्टाचार का कंप्लेंट दायर भी कर दिया। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, अख्तर अली का ट्रांसफर भी हो जाता है। अब भैया उसके पीछे पड़ा है तो ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, अब प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट को भी फेल करना शुरू कर दिया, कम मार्क्स देना शुरू कर दिया जो उनके अगेंस्ट थे। यहाँ तक कि जिनको हाईएस्ट नंबर थ्योरी में आ जाते थे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता था। बच्चों को इंटर्न नहीं करने दिया जाता था। बच्चे काफी टॉर्चर फील कर रहे थे, काफी नाराज थे। बात तो यहाँ तक आई थी कि सुनने में ये भी आया है कि कुछ वीडियोस भी हैं जो कि गूगल में मिल जाएगा कि बच्चे जो स्टूडेंट थे वो प्रिंसिपल से इतने नाराज थे कि उन्होंने उनको दौड़ाया भी था पीटने के लिए। प्रिंसिपल के बारे में जानकारी और आ रही है कि प्रिंसिपल जो था वो भी बेरहम था संजय राय की तरह। उसकी वाइफ को ऑपरेशन हुआ था और अपनी वाइफ को ऑपरेशन के दौरान टाके लगे हुए थे पेट में और उसने इतनी बुरी तरह मारा कि ब्लीडिंग होने लगा। वो हॉस्पिटल भी लेके नहीं गया है। मैं संदीप घोष की बात कर रही हूँ प्रिंसिपल का। और उसके पड़ोसी जो थे वो उस लेडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यानी कि संदीप घोष की वाइफ को, और रास्ते में उसकी डेथ हो जाते हैं। इतने क्रूर थे संदीप घोष और ये संजय रॉय। आगे की बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब बात करते हैं मुख्य खलनायक संजय रॉय का। तो अब तक की जिस तरह की हिस्ट्री बताई गई है उसमें साफ है कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करता था। जो विक्टिम थी, जो डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर जो थी, वो इस कॉलेज में एमडी कर रही थी, उसका एमबीबीएस हो चुका था, वो सेकेंड ईयर की छात्रा थी। इसके पेरेंट्स जो थे बड़े मुश्किल से इसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए थे। पेरेंट जो थे वो टेलर थे और लड़की भी पढ़ने में काफी अच्छी थी। बात 8 अगस्त 2004 की है। यही वो दिन था जो इस अस्पताल को दिल दहलाने वाली घटना ये संजय राय करने जा रहा था। हुआ यूं कि संजय राय अपने किसी दोस्त के रिलेटिव को यहाँ एडमिशन कराने लाता है। उसके दोस्त का रिलेटिव था, वो बीमार होता है, उसका एडमिशन कराने लाता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इसमें विक्टिम को फॉलो भी किया था। सुबह के टाइम की बात है, फॉलो भी किया था, फुटेज में दिख रहा है। खैर, अब संजय राय के दोस्त को रिलेटिव के पेशेंट का ऑपरेशन देर रात को होना था क्योंकि एडमिशन हो चुका था। तो संजय राय और उसका दोस्त क्या करता है, इस मेडिकल कॉलेज के बाउंड्री के बाहर शराब पीने लगता है। ये बात रात की है, मतलब सुबह एडमिशन हुआ था अस्पताल में, ऑपरेशन रात को होना था। तो रात को क्या किया इन लोगों ने, हॉस्पिटल के संजय राय और उसका दोस्त हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर दारू पीने लग जाते हैं। पीते पीते अब ये लोग प्लान करते हैं कि चलो रेड लाइट एरिया जाते हैं। अब ये बता दो, अस्पताल से कुछ किलोमीटर दूर ही सोनागाछी रेड लाइट एरिया है। सोनागाछी कलकत्ता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसका इतिहास और इसमें किस तरह के, इस अस्पताल के पीछे ही एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी रेड लाइट एरिया है। इसके बारे में आपको मैंने बताया कि मैं इसके बारे में भी अगले नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगी। सोनागाछी में एक मार्मिक कहानी है उसके पीछे भी, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं ये दोनों, संजय राय जो होता है, अपने दोस्त संजय राय जो होता है, वो अपने दोस्त के साथ दारू पीता है अस्पताल के बाउंड्री में। पीने के बाद वो फिर चल पड़ता है रेड लाइट एरिया में। सोनागाछी रेड लाइट के में ये लोग दोनों ना शराब के नशे में पहुंचते हैं रेड लाइट एरिया में। कहाँ पे, सोनागाछी में। वहां पे उसका दोस्त उतरता है, जाता है एक सेक्स वर्कर के पास, काफी टाइम बिताता है। ये बाहर संजय राय बाहर बाइक में ही रहता है। और कुछ देर के बाद उसका जो दोस्त होता है वो वापस आता है और बाइक में बैठ के पास में एक और रेड लाइट एरिया होता है, शराब के नशे में बैठे होते हैं। वो रेड लाइट एरिया में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद दूसरे रेड लाइट एरिया में चला जाता है। उस रेड लाइट का एरिया वो सोनागाछी के थोड़ा दूर के पास ही में था, ठीक है। अब क्या, वो जो दूसरा सोनागाछी से निकल के जो दूसरे रेड लाइट एरिया में जाता है वो चेतला रेड लाइट आता है, वो उसी के पास है। वहां थोड़ा वक्त गुजारने के बाद उसका दोस्त वापस आता है और फिर ऑनलाइन बाइक बुक करके वापस चला जाता है। संजय राय नशे के धूत रेड लाइट एरिया से निकलकर दोबारा शराब पीता है और पीने के बाद वो फिर आरजीकर अस्पताल की ओर जाता है, जो कि आरजीकर अस्पताल में जब वो एंट्री करता है तो वो भी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वो क्या शराब पीता है दोबारा, जब उसके दोस्त चले जाते हैं वहां बैठकर अस्पताल आने से पहले वो कुछ एडल्ट कंटेंट मोबाइल में देखता है और उसके बाद आरजीकर अस्पताल में आ जाता है, ठीक है।
अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक संजय राय लगभग 2:30 बजे अस्पताल पहुंचता है। या वहीं जो विक्टिम थी वो वहां रेजिडेंट डॉक्टर के पोस्ट में काम कर रही थी। उनका जो अभी जो शिफ्ट था लगातार 36 घंटे से चल रहा था। डॉक्टर बहुत थकी हुई थी। रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब आपको पता है ना, मतलब रेजिडेंट डॉक्टर मतलब वहां पर उनका रहना खाना पीना सब वहीं होता है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर की शिफ्ट बड़ी लंबी लंबी होती है, तो मतलब इसलिए उसको रेजिडेंट कहते हैं, उनका रेजिडेंस वहीं हो जाता है, इसलिए उसको रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं। चलिए ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि मिंट अखबार के सोर्स के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, विक्टिम ने करीबन 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात होती है। उसके बाद ये जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाती है। ये लोग खाना 3rd फ्लोर में टीवी देखते हुए खाते हैं। 3rd फ्लोर वही जो सेमिनार हॉल होता है वहां वो खाना खाते हैं। उसके बाद उसके जो दोनों फ्रेंड होते हैं, जो दोनों जूनियर होते हैं, खाना खाकर वो वापस चली जाती है और वो जो विक्टिम होती है वहीं पे रुक जाती है। ठीक है। इसके कुछ देर के बाद क्या होता है, अस्पताल का जो स्टाफ मेंबर होता है वो 2 बजे करीबन सेमिनार हॉल में आता है उस विक्टिम से मिलने के लिए। डॉक्टर से कुछ राय लेता है कुछ पेशेंट के बारे में कि उसको क्या मेडिसिन दिया जाए, ये पूछ के उसके बाद वो वापस चला जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। अब क्या होता है, विक्टिम के मोबाइल में, उसका विक्टिम के मोबाइल में किसी कजन का मैसेज आता है, वो उसका रिप्लाई भी देती है। यह बात रात के करीबन 2:35 का है, यानी कि यह अब तक विक्टिम ठीक है। इसके बाद क्या होता है, विक्टिम थक कर वहां सेमिनार हॉल में ही रखा गद्दा होता है वहां पे सो जाती है। विक्टिम इसलिए वहां पे रेस्ट कर रही होती है क्योंकि इनका जो रूम होता है वहां पे कुछ टेस्ट चल रहा था, वहां पे वो टेस्ट चल रहा था, इसलिए ऊपर आ जाती है और ऊपर आके सेमिनार रूम में रेस्ट करने लगती है। सेमिनार रूम जो होता है ना वो साउंड प्रूफ रूम होता है, क्योंकि जिससे अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती है। और जब हाथापाई हुई होगी, मैं अब आगे की कहानी बताती हूँ कि क्यों नहीं पता चला कि अंदर इतना बड़ा हादसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, आगे कहानी बताऊंगी। लेकिन साउंड प्रूफ होता है सेमिनार वो जो होता है। ठीक है। ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के मुताबिक सुबह 3:50 पर संजय राय अस्पताल के मेन गेट के एंटर करता है। फिर वो अस्पताल में चक्कर काटने लगता है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के मुताबिक सुबह 3:50 पर संजय राय अस्पताल के मेन गेट में नजर आता है, वो एंटर करता है। फिर वो अस्पताल के चक्कर काटने लगता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद संजय राय पूरे अस्पताल में चक्कर काटते नजर आता है। वो पूरे अस्पताल में नशे के धूत में दबे पांव पर हर जगह जाता है, जिससे उसे कहीं फीमेल शिकार मिल जाए। उसके बाद संजय राय 4:03 में 3rd फ्लोर पहुंचता है। 3rd फ्लोर वहीं जहां पे सेमिनार हॉल था, और सेमिनार हॉल में वो रेजिडेंट डॉक्टर थी। वहीं 3rd फ्लोर के पास ही कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज में वो दिखता है संजय राय जब वो एंटर कर रहा होता है तो उसके गले में ब्लूटूथ लटका होता है। ये ब्लूटूथ जो है आगे किस तरह केस में इसको पकड़ने में सहायता करती है पुलिस की, ये हम आगे बताएंगे। तो उसके गले में ब्लूटूथ लटका होता है वो जब एंटर करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद वो विक्टिम के साथ हाथापाई करता है, मारपीट करता है, रेप करता है, बेरहमी से हत्या करता है। सारे हदें पार करने के बाद ये वो 4:40 पर बाहर निकलता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ठीक है। बाहर निकलता है, यानी करीबन आधा घंटे से ज्यादा वो सेमिनार हॉल में रहता है। उसके बाद वो इस हैवान की हिम्मत तो देखिए, ये क्या करता है, वहां से निकलकर जाता है कहाँ, बैरक पे। बैरक जहां पे अस्पताल कैंपस के अंदर उसको कमरा मिला था पुलिस का, वहां अपने खून से सने कपड़े तक धोकर सो जाता है। कहीं भागता नहीं है, क्योंकि इसे पता था कि इस अस्पताल में ऐसी कई मौतें हुई है जिसका फाइल बाद में बड़े आराम से बंद हो गया है। अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत की वजह से इन मौतों के बारे में हम अब आगे बताएंगे कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन की मिली भगत की वजह से ये मौतों, जितने भी पीछे मौतें हुई हैं, जितने भी डेथ हुई है, उसका खुलासा नहीं हुआ। फाइनली फाइल जो बंद हुई है वो सुसाइड केस के बंद हुई है। चलिए, तो अब क्या होता है आगे। सुबह अस्पताल का जो स्टाफ होता है वो सेमिनार हॉल में जाता है। वहां का हाल देखकर चिल्लाने लगता है। सेमिनार हॉल में विक्टिम जो होती है उसको वो खून से लथपथ वहां डेड बॉडी पड़ा होता है। वो खूब चिल्लाता है। इतना चिल्लाता है कि वहां जो भी जितने भी लोग बाहर के खड़े होते हैं या आसपास के लोग होते हैं वो आ जाते हैं। जो विक्टिम होते हैं उसके बॉडी में आधे कपड़े होते हैं, चश्मा पहनी होती है और चश्मा का कांच आंख में धंसा होता है। बॉडी में जगह जगह चोट लगी होती है। इसके बाद होता है क्या है कि मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच जाता है।
अब कई तादाद में लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, सबके सब जूते पहनकर आते हैं, कुछ लोगों का यहाँ तक का हर जगह सामान टच होने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि क्राइम सीन में का जो बैंड बज जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट के नाम पर कई लोगों के फिंगरप्रिंट वहां लग पड़ जाते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी फोन किया जाता है और खबर मिलने के लगभग 1 घंटे बाद वो पहले आते हैं। प्रिंसिपल को जब खबर मिलता है वो 1 घंटे बाद वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो वापस अपने ऑफिस जाते हैं और फिर वो पुलिस को खबर करते हैं। मतलब वो पहले पुलिस को कॉल नहीं करते हैं, पहले वो खुद क्राइम सीन पे जाते हैं। क्राइम सीन में आने के बाद वो ऑफिस से कॉल करते हैं कि यहाँ पे डेथ हो गई है। मतलब कितना देख रहे हैं आप कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। खबर मिलने के बाद उन्हें चाहिए था प्रिंसिपल को तुरंत पुलिस को कॉल करे, उसके बाद वो पहुंच ही रहे थे, पहुंच जाते। अब होता है क्या आगे, उसके बाद वो ऑफिस पहुंचकर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को तुरंत फोन ना करना पहले खुद क्राइम सीन को देखना प्रिंसिपल संदीप के ऊपर कई सवाल खड़ा कर ही देता है कि आखिर ऐसा क्या सबूत को नास्ताबूत करने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में इतना वक्त लगा दिया गया। काफी टाइम लगा दिया गया ना, क्योंकि पहले खुद वो पहुंचे वहां पे, वहां पहुंचने के बाद देखा क्राइम सीन को, खुद क्राइम सीन को देखा और देखने के बाद वो फिर अपने ऑफिस गए, फिर वहां से पुलिस को कॉल किया। आखिर इतना टाइम क्यों लगाया गया? जो घटना घटती है तुरंत कॉल करना चाहिए, क्राइम हुआ है भाई, ठीक है। अब क्या, विक्टिम के पेरेंट के अनुसार कॉलेज वाले उन्हें फिर फोन करते हैं। फोन करके पहले ये कहा जाता है कि उनकी जो बेटी है बीमार है। उसके बाद वो लगातार कॉल करते हैं कॉलेज में कि हुआ क्या मेरी बेटी को, हुआ क्या मेरी कॉलेज को। तब वहां से फोन आता है कि भाई आपकी लड़की ने सुसाइड किया। करीबन 11:30 बजे दोपहर, सुबह 11:30 बजे पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। वहां मौजूद भीड़ प्रेशर बनाती कि जो कुछ भी होना है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं घटी है और मामला का लिपापोती हुआ है, लेकिन इस बार जो भी होगी भीड़ वाले हंगामा मचा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगा जो भी आप तफ्तीश करोगे, क्योंकि इससे पहले भी कॉलेज में कई इंसिडेंट हुआ जिसको जो बताया मैंने लिपापोती कर दिया गया। जब 3:30 में काफी रिक्वेस्ट के बाद पेरेंट को विक्टिम की बॉडी देखने को दिया जाता है। मतलब काफी रिक्वेस्ट किया, घटना घटी है कब की, और फोन किया गया 3:30 बजे के लगभग। विक्टिम के पेरेंट आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बॉडी को देखने को बोला जाता है। पेरेंट जैसे ही देखते हैं बॉडी लड़की का, बोलते बोलते अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, ये आत्महत्या कैसे हो सकती है, ये तो हत्या है। आत्महत्या में इतना चोट नहीं लगा होता, शरीर में निशान नहीं होती, आंखों से खून नहीं निकल रहा होता है। अब क्या होता है, ये बात जैसी पता चलते हैं कॉलेज में प्रशासन में, लोग काम छोड़ के, डॉक्टर्स लोग काम छोड़ के वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि अब उनको मेडिकल कॉलेज का इतिहास पता था, वहां के स्टाफ के, स्टूडेंट को, सबको पता था। शाम 6 बजे, अब क्या होता है, शाम 6 बजे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आपको यहाँ बता दूं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बिना एफआईआर का उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसको काफी चोट लगी है, यानी कि अब बात क्लियर हो गया है, चोट लगी है यानी वो हत्या नहीं, सुसाइड है। अब इतना टाइम होने के बावजूद भी अब एफआईआर हुआ नहीं है, बिना एफआईआर को हो चुका है पोस्टमार्टम, ठीक है। अब क्या होता है कि पुलिस को तो इतनी जल्दी थी भाई साहब कि उन्होंने क्या किया, फटाफट क्रेमेशन कर दिया बॉडी को। अब भीड़ हो जाती है बेकाबू। अब इस घटना को लेकर बंगाल की मौजूदा सरकार घिरती हुई नजर आने लगी, यानी अब ये मामला पॉलिटिकल होने लगी। अब सरकार पुलिस महकमे को डंडा करती फिर रही है कि किसी भी तरह मामले को तह में जाकर अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस क्राइम सीन में दोबारा जाती है। अब एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिल जाता है वही ब्लूटूथ डिवाइस जो कि संजय राय अपने गले में लगाया हुआ था, वो अंदर गया था, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज में फिर संजय राय दिखता है। ये एक ऐसा शख्स था जो डॉक्टर तो नहीं था। पुलिस को शक होता है ये ऐसा शख्स है, ये तो डॉक्टर तो नहीं है, फिर ये क्यों पूरे अस्पताल में चक्कर काटते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस उसको धर दबोचती है। जब संजय राय सेमिनार हॉल में एंटर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब सीसीटीवी फुटेज में मिला कि जब वो एंटर किया था तो उसका ब्लूटूथ गले में था और बाद में निकलते टाइम गायब था। गायब इसलिए था क्योंकि अंदर हाथापाई हुई तो फुटेज वो कैमरा वो निकल गया होगा। जब पुलिस पहुंचती है उस बैरक में, संजय राय वहां पे सो रहा होता है, बड़े आराम से सो रहा होता है। अपने जितने भी खून से कपड़े होते हैं उसको धो धा के वो आराम से सो रहा होता है, कहीं भागा नहीं होता, वहीं सो रहा होता है। पुलिस जाती है, उस ब्लूटूथ के डिवाइस को उसके मोबाइल के पास लेके जाती है, वो कनेक्ट हो जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि यही बंदा था जो वहां गया था और उसका डिवाइस कनेक्ट हो गया है।
अब शुरू हो जाता है इंक्वायरी का सिलसिला। इसके मोबाइल में चेक किया गया तो कई अश्लील वीडियो मिलने जो वो देखता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो तोते की तरह सब बताना शुरू कर दिया कि शुरू से अंत तक क्या हुआ था, कि क्या हुआ था इसके बारे में आपको पता है, इसलिए उस पर ज्यादा गहराई पे नहीं जाते हैं, ठीक है। इधर बताना शुरू किया। इधर संदीप घोष जो ऑलरेडी कई भ्रष्टाचार से लिप्त था, संदीप घोष जो प्रिंसिपल था ऑलरेडी कई भ्रष्टाचार से लिप्त है और कई कई सारे प्रूफ भी है। प्रिंसिपल से कई स्टूडेंट नाराज थे। वो ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर विक्टिम, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या हो गई, स्टूडेंट तो नाराज थे, लेकिन संदीप घोष ने क्या किया कि उसने एक सवाल कर दिया कि ये विक्टिम आखिर सेमिनार हॉल में क्यों अकेले गई थी। बस यहाँ से बात बिगड़ गई। अब इसने ये जब सवाल किया तो सारे जो स्टूडेंट थे वो नाराज हो गए, बोले ये कैसा बेतुका सवाल है, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान उल्टा उस विक्टिम पे सवाल उठा दिए हैं। अब उन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया इस्तीफा। स्टूडेंट ने, उनका मानना है कि प्रिंसिपल का भी, स्टूडेंट ने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हो ना हो संदीप घोष जो है वो बचा रहा है क्रिमिनल को, और वैसे भी इसको भ्रष्टाचारी है, हो ना हो कुछ ना कुछ इस हत्या में संदीप घोष का भी लिंक है, और प्लीज और उसको जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग भी स्टार्ट होने लगी। ये सब देखते हुए प्रिंसिपल संदीप घोष रिजाइन देता है। तो उसके रिजाइन को एक्सेप्ट करने की जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज पर। एक तरफ तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है, दूसरी तरफ प्रिंसिपल को सजा देने की जगह, रिजाइन एक्सेप्ट करने की जगह अच्छे कॉलेज में सेम पोस्ट पर भेज दिया जाता है। इस पर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जब प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन मांगा इस घटना के बाद, तो या तो रिजाइन एक्सेप्ट करना था या नहीं करना था। इस ऑप्शन के अलावा ट्रांसफर क्यों कर दिया गया, साफ लिखा, हाई कोर्ट ने साफ अपने उसमें लिखा हुआ है अपने ऑर्डर में कि आखिर ट्रांसफर करना कौन सा आपका तरीका था, आपने ट्रांसफर क्यों कर दिया उसको, या तो एक्सेप्ट करते या नहीं करते। ये जो ट्रांसफर का इस सवाल पे जो है मैं आपको लिंक भी दे रही हूँ, ये हाई कोर्ट के जजमेंट पे है जो कि 10वें पेज के 23 पॉइंट नंबर पे लिखा गया है। इस पूरे जजमेंट में प्रिंसिपल नेग्लिजेंसी के साथ साथ ये भी कहा है, इस पूरे जजमेंट में प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी के साथ ये भी कहा है हाईकोर्ट ने कि कॉलेज परिसर विक्टिम के फैमिली के साथ खड़ी नहीं है। इन सब को देखते हुए कोर्ट ये केस क्या करती है, अब ये केस सीबीआई को दे दी थी। अब होता है क्या है, 14 अगस्त की बात है ये, मतलब सीबीआई को केस दे दिया गया है। अब 14 अगस्त में क्या होता है कि स्टूडेंट लोग, सारे स्टूडेंट्स मिलके, जितने मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग 8B जादवपुर बस स्टैंड पर रात को पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये प्रोटेस्ट आराम से शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में करीबन 8-9 हजार लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री में कूद जाती है और काफी हंगामा मचाती है, वहां के मशीनें तोड़ देती है, जितनी मशीनें तोड़ फोड़ मचा देती है। हालम यह हो जाता है जो पुलिस होती है ना, वो अपने आप को छुपाते हुए नजर आती है इस भीड़ से बचाने के लिए। बात आगे खुलती है, जो भीड़ को सीसीटीवी कैमरे फुटेज में देखा जाता है तो जो फोटो निकल के आता है, जो तस्वीरें निकल के आती है, वो तस्वीर चौंकाने वाली होती है। उस तस्वीर में जो पहचान की जाती है उनमें से कई लोग जो होते हैं वो जो होते हैं वो मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता होते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस रिपोर्ट अखबार में इसको कोटेट किया है कि जो फोटो निकल के आया है, जो 8-9 हजार की भीड़ कूद गई थी, वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे वहां पे जादवपुर बस स्टैंड में। इधर क्या होता है कि 8-9 हजार की भीड़ घुस जाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पे हंगामा मचाती है। वहां का जो फोटो निकल के आता है तो उसमें पता चलता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता है। ये इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। तो टीएमसी से जब सवाल किया गया कि भाई आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर नजर आ रहे हैं इसमें, तो उन्होंने साफ हाथ झाड़ दिया, बोला कि भाई वर्कर है ना, उस वर्कर तो कोई भी हो सकता है, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। अब 24 घंटे के अंदर, देखिए इसने हाथ झाड़ लिया। अब आप सवाल देखिए, अब सवाल क्या होता है, देखिए 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल पकड़ा जाता है, जो केस है वो सीबीआई को भी सौंप दी जाती है, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। स्टूडेंट्स और स्टाफ में लगातार नाराजगी है। कुछ तो है जो बच्चे अभी भी, स्टूडेंट इतना कुछ होने के बावजूद भी, क्रिमिनल पकड़ा गया, सीबीआई में केस चला गया, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं बंद कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस मेडिकल कॉलेज का इतिहास ही कुछ ऐसा है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। वो मैं बताने जा रही हूँ, पर सच तो सच है जो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है और फिर पुराने हिसाब का एक साथ चुकता करती है। तो जब ये पुराना सच सब सामने आता है ना, तो सैलाब लेकर आती है।
आगे बताते हैं। ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इसमें कुछ कई सालों से गड़बड़ चल रहा था, जिसकी वजह से लगातार यहाँ मौतें हो रही थी और उस मौत का नाम सीधा सुसाइड दे दिया जाता था। प्रोटेस्ट करने वाले जानते हैं कि इसमें इससे पहले भी जितने मौतें हुई हैं उसको धीरे धीरे दबा दिया गया था, पर इस बार ये जो घटना को दबाने नहीं, ये जो घटना घटी है उसको वे दबाना नहीं चाहते थे, बल्कि प्रोटेस्ट के जरिए फिर इंक्वायरी चाहते हैं, जिससे कि पता चले कि आखिर इस कॉलेज में होता क्या है, इस केस का सच पूरी दुनिया को पता चले। अब बताते हैं घटना क्या होती है। देखिए, मामला दरअसल जो मामला है, ये मामला 2001 में एक का है। इतिहास बता रही हूं मैं। 2001 में बैरकपुर में सौमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का रहता था। उसने अपने पेरेंट को फोन में बताया था कि पापा, इस कॉलेज में आरजीकर अस्पताल में कुछ तो बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। इसके कुछ दिन बाद अगस्त में ही आरजीकर कॉलेज में सौमित्रा विश्वास लटके हुए मिलते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह जैसे अभी आई है पुलिस, कलकत्ता पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला क्या बता दी थी, सुसाइड का मामला बना दी थी। उसके पेरेंट ये मानने से इनकार कर देते कि बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि लड़का हमेशा खुश रहता था, बहुत ही एक्टिव था और बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत स्ट्रांग था। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनते। उसके पेरेंट्स को कई बार, कई गवर्नमेंट को लेटर लिखता है, कि सरकार को कई लेटर लिखता है कि ऐसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में कुछ घपला चल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है। फाइनली वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कोर्ट जब सौमित्रा विश्वास के पेरेंट्स कई लेटर लिखते हैं सरकार को, और जब सरकार नहीं सुनती तो ये रुक कर जाते हैं कोर्ट की, और कोर्ट को प्रूफ देते हैं कि देखिए, मेरा मेरा जो बेटा था उसने पहले ही बताया था कि इस कॉलेज में कुछ गलत होता है, और ये जानकारी देने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। कोर्ट क्या करता है, ये केस फिर सीआईडी को दे देता है। अब सीआईडी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। काफी 2-3 साल के इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि कॉलेज में कुछ पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पोर्नोग्राफी का काम करते हैं। इस चीज की बात सबको पता है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, यहाँ तक कि कुछ कह नहीं सकता। यहां तक बात सामने आई कि ये लोग कॉलेज के पास में ही सोनागाछी जो रेड लाइट एरिया, वहां से सेक्स वर्कर को कॉलेज कैंपस में लाते हैं और उनसे सेक्स कंटेंट बनवाते थे। उनके चेहरे को क्या करते थे, किसी हीरोइन के चेहरे से रिप्लेस कर देते थे। यहाँ तक कि कॉलेज में कोई फीमेल की डेड बॉडी भी आती थी तो उसके साथ ये सेक्स कंटेंट बनाया जाता था। मतलब कितना बड़ा, मतलब किस लेवल में यहाँ पे गंदा काम होता था। यहाँ तक कि कॉलेज में कोई नई लड़की, अगर कोई नहीं मिलता था ना, तो उस टाइम में क्या होता था, कॉलेज में कोई नई लड़की आती थी, उसका फोटो यूज करके भी इस तरह के वीडियोस बनाया दिया जाता था। और कौन सा हॉल यूज किया जाता था, वही सेमिनार हॉल और रूम नंबर 15। उस टाइम भी रूम नंबर 15 की बात आई है, उस टाइम भी 2001 में सेमिनार हॉल की बात आई है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इस्तेमाल कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, अब क्या हुआ कि सौमित्रा विश्वास की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसकी फोटो का इस कॉलेज वालों ने इस्तेमाल करके इस सेक्स कंटेंट में यूज किया फोटो। सौमित्रा विश्वास को जब पता चला, उसे बड़ा गुस्सा, वो जाके लड़ने चला गया वो सीधा। जब वो लड़ा, जिस दिन वो लड़ा, उसके लड़ने के 1 हफ्ते के बाद ही वो रूम नंबर 15 में लटका हुआ पाया गया। ये देखिए, बहुत ही गौर करने वाली बात है कि आखिर सिलसिलेवार देखिए घटना कैसे उठते जा रही है। ठीक है, इतना जब जब पुलिस सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सौमित्रा विश्वास के डेथ की वजह, 2001 में सौमित्रा विश्वास की डेथ की वजह का जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो 2001 में वहीं पे आरजीकर अस्पताल में कैमरा के कुछ कंटेंट मिले। कैमरा में जैसे कि ट्राइपॉड मिला, लाइट मिला, और कई चीजें मिलेंगी। देखिए, 2000 अभी अगर ये सब मिलता है तो बात मानी जाती है कि चलो सब लोगों को शूट करने का वो है, लेकिन 2001 में ट्राइपॉड मिलना, कैमरा शूटिंग के लिए सामान मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस पर सवाल भी उठाया गया था, पर इस केस में कोई पकड़ा नहीं गया। और आज भी कॉलेज के स्टूडेंट जो भी इस घटना को डिटेल इंक्वायरी करना चाहते हैं, सुसाइड के बंद कर दिया गया। अब इस कॉलेज के इतिहास के अन्य तथ्य को भी देखें। ये 2001 में सुसाइड केस हो गया, 2003 में अरिजीत दत्ता की भी जान गई, इसको भी सुसाइड केस बनाकर बंद कर दिया गया। 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंटल हेड गौतम पाल की भी बॉडी मिली, उस केस को भी सुसाइड बना दिया गया। क्या चक्कर, क्या चल रहा है, सब सुसाइड कैसे कर रहे हैं वहां पे। अब 2020 में आ जाइए, 2020 में पौलमी शाह के केस में कह दिया गया उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। एक इंटर्न भी थी, उनको भी कह दिया गया कि ओवरडोज की वजह से उनकी जान गई।
लगातार मौतें हो रही है इस अस्पताल में, इसलिए वहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये इंक्वायरी हो रही है वो फेयर इंक्वायरी हो, क्योंकि ये बहुत गहरी साजिश है लगातार मौत होना और सुसाइड बताना। इसलिए वो चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फिलहाल सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है कॉलेज को और कहा है कि भाई आपने लोगों ने इस फटकार में ये साफ साफ कहा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई है, यानी कुछ ना कुछ तो वहाँ पे चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा मामला है। खैर, मामले में छानबीन तो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सब संज्ञान ले लिया है, लेकिन बात ये होती है कि इस तरह की घटनाएं जो अभी घटी है और घटती आ रही है, पेरेंट्स परेशान है, पूरा देश परेशान है कि आखिर अपने बच्चों को कैसे बाहर पढ़ने को भेजा जाए। क्राइम होता है, हर बार होता है, निर्भया पार्ट 1, निर्भया पार्ट 2, निर्भया पार्ट 3, 4, 5 बंद होते ही जा रहा है लगातार। खबरें आती हैं, प्रोटेस्ट होता है, कुछ दिनों मीडिया में खबरें आती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, मामला शांत हो जाता है, मीडिया भी खबरें धीरे धीरे देना बंद कर देती है, मामला शांत हो जाता है, फिर नई घटना घटती है, फिर अपराधी एक नया क्राइम रुक देता है। ऐसे में चाहिए सरकार को कि इतना सख्त कानून बनाए कि इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले अपराधी अपराध करने से पहले भी वो 100 बार सोचे और सोचने में ही उसकी रूह कांप जाए। इतनी ऐसी सज़ा सरकार को देनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रिसर्च के साथ, एक नए सच के साथ। नमस्कार, इस उम्मीद से कि ये अपराध अब दोबारा किसी के साथ ना हो।